हाँ, किसका एग्जाम्पल है? एसोनेंट्स का। चलिए अभी और एग्जाम्पल देख लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, अब ये पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे सभी, हेडिंग डाल दें एक्सरसाइज। अब जितना भी बचा हुआ पार्ट है लिटरेरी टर्म्स का, हेडिंग डाल दें एक्सरसाइज। अब जो भी बचा हुआ पार्ट है वो सारा हम एक्सरसाइज से करेंगे। बचा हुआ पार्ट जो भी है वो हम एक्सरसाइज से करेंगे। अब दो भाग हैं आपके, कौन कौन से हैं भाग बोलिए? हाँ, मैं कहता हूं कॉन्शियस रहना चाहिए स्टूडेंट को थोड़ा। लिटरेरी टर्म्स के और दो भागों में बांटा है, खड़े बताओ भाई सबको। एक लिटरेरी टर्म्स है और लिटरेरी, तो लिटरेरी फॉर्म में क्या लिखा था हमने? सुन रहे हो क्या? बैठो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके बीच में से ही कोई बोल रहा है, ये सुनाई दे रहा है? हाँ, वो क्या है? लिटरेरी फॉर्म्स हैं। और ये क्या है? लिटरेरी, लिटरेरी टर्म को क्या बोलेंगे? लिटरेरी डिवाइस, या क्या बोलेंगे? फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, छोटी छोटी बातें एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। चलिए जी, पहला एग्जांपल लिखें सभी और सॉल्व करेंगे। वाटर, वाटर एवरीवेयर है ये, सॉरी इसको एवरीवेयर कर लेना। वाटर, वाटर everywhere but not a drop to drink is an example of which figurative language? Symbol, simile, irony. अच्छा है, लिखें लिखें, शाबाश। हाँ भाई, लिख लिया सबने? क्वेश्चन है वाटर, वाटर एवरीवेयर। एक वर्ड रिपीट हो रहा है सेंटेंस के बिगिनिंग में, क्या बोलते हैं? ये लो, है एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है कि वर्ड ही रिपीट हो रहा है? वर्ड रिपीट हो रहा है। एक वर्ड रिपीट होगा सेंटेंस के बिगिनिंग में और सेंटेंस के एंड में। तो सेंटेंस के एंड में अगर कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होती है तो उसे हम कहते हैं एपिस्ट्रॉफी। सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट होती है तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन में यही नहीं, एनाफोरा। अगर कोई, पढ़ना पड़ता है इसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खपना पड़ता है। चलिए, ये आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होती है उसे हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी। यही वर्ड या फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे तो उसे बोलेंगे एना। अगर कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं, कोई वॉवल रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं, एलिट्रेशन का एक पार्ट कॉन्सोनेंस भी हो सकता है। तो ये वर्ड और एलिट्रेशन का एक वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। वाटर, वाटर एवरीवेयर, हर जगह पर पानी है लेकिन एक बूंद पीने के लिए नहीं है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। है ना? क्या क्या ये पैराडॉक्स, पैराडॉक्स है क्या ये? अच्छा सवाल है, क्वेश्चन अच्छा है। आपके पास ऑप्शन में नहीं है, हाँ, लेकिन हम ओपन क्वेश्चन अगर करें तो कोई कौन बताएगा पैराडॉक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा है, अभी आयरनी लिखेंगे, पैराडॉक्स लिखेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले आयरनी लिख लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लिखें भाई, आयरनी लिखें। हिंदी में क्या बोलते हैं आयरनी को? है विडंबना। यस, विडंबना। सटायर होता है व्यंग्य, सरकाजम होता है कटाक्ष। अलग अलग वर्ड्स हैं सारे। सरकाजम है, सटायर है, आयरनी है, पैराडॉक्स है, ऑक्सीमरोन है, छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन आयरनी इंपॉर्टेंट है। पोइट्री, प्रोज, ड्रामा सब में यूज होगा आयरनी। क्या है वर्ड? हाँ जी, आयरन लिखें। आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें, आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच, आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें विरोधाभासी, विरोधाभासी
सेंटेंसेस या वर्ड्स को रखा जाता है जो एक रियलिटी को शो करते हैं, किंतु जो कहा जा रहा है सच उसके विपरीत होता है। हाँ भाई, irony is a figure of speech in which sentences or words, contradictory. Irony is a figure of speech in which contradictory sentences or words are used to show reality. But the literal meaning of the sentence and reality but the literal meaning of the sentence and the reality are different. But the literal meaning of the sentence and the reality are different. देखिए मेरे ध्यान से, वही पैराडॉक्स वाली बात है। फिर फर्क क्या हुआ इसमें? ये इंप्लाइड है। पैराडॉक्स में तो साफ साफ दूसरी जो बात कही गई है वही पहली वाली बात का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। यहां पर सेंटेंस के दो भाग नहीं है जो पहली बात का विरोध कर रहे हैं। यहां पर एक ओवरऑल आइडिया निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? देखिए ध्यान से, कह रहा है हर जगह पर पानी है लेकिन फिर भी एक बूंद पीने के लिए। पैराडॉक्स आयरनी बिल्कुल अलग अलग है, ये बात सबसे पहले ध्यान रखेंगे। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पर पानी है लेकिन क्या है? एक बूंद पीने के लिए नहीं है। इतना सारा पानी है। ये विडंबना है कि हमारे पास में धरती में क्या है? हम कहेंगे अर्थ पर 3/4 भाग पानी का है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन एक्चुअली में कोई भी दोस्त, ये क्या है? ये आयरनी है, ये विडंबना है जिसमें वो क्या है? उसका भाव क्या है लेखक का? हाँ भाई, लेखक का भाव क्या है? लेखक का भाव है कि रियलिटी को शो करना, लेकिन जो कहा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग है। कहा तो ये जा रहा है कि हर तरफ क्या है? पानी है, लेकिन कहने का भाव ये है कि ये सारा पानी पीने योग्य नहीं है। ये सच्चाई है जो कि इसका अंडरलाइंड और जो कि इसका हिडन और इंप्लाइड भाग है कि कोई भी पानी यहां पर पीने योग्य नहीं है। इज एन एग्जांपल ऑफ आयरन। अब इसको आगे भी कंपेयर करेंगे। हाँ जी, सिंबल छोड़ देंगे। सिंबली का यूज किसके लिए होता है? एज और लाइक का यूज करते हैं। अभी देखें परिभाषा कैसे आएगी, इसकी परिभाषा किस तरीके से यूज होगी, क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस की क्वेश्चन पता लग जाएगा आपको। तो सिंबली का यूज सिर्फ एज और लाइक से सिंबली बन जाएगी क्या? बस वो अनलाइक चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए। जब तक चीजें अनलाइक नहीं है तब तक वो सिंबली एज और लाइक तो एनालॉजी में, एलिवेशन, किसी में भी हो सकता है। आप डेफिनेशन देखना, एज और लाइक का यूज तो बहुत सारी पार्ट इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस में हो सकता है। जब तक चीजें अनलाइक नहीं होंगी तब तक वो सिंबली नहीं हो सकती। लिखें भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखें। द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। वर्ड देखिए, द रेपिटेशन ऑफ, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती।
हाँ जी, तो क्या होगा अभी बताइए, है ना? ठीक है, तो इनिशियल साउंड जब रिपीट होता है तो उसे हम किसका एग्जांपल बोलते हैं? और एजोनेंस किसका रेपिटेशन है? वोवल साउंड्स का। आप साउंड को मत भूलिए, किसकी बात होगी? साउंड की। वोवल साउंड के रेपिटेशन। वो क्या कह रहा है? किसका यूज किया उसने? कॉन्सोनेंट साउंड। जब शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होंगे तो किसका एग्जांपल है? वही कॉन्सोनेंट साउंड अगर बीच या लास्ट में आ जाएंगे तो कॉन्सोनेंट्स का हो जाएगा। हाँ जी, चलिए। इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? इमेजेस। इमेज क्या होती है? चित्र, है ना? पेंटिंग्स। तो हमारे सामने इमेजरी कितने तरीके का होगा? बहुत तरीके का। अभी आगे एग्जांपल आएंगे तो इमेजरी को हम एग्जांपल से ही करेंगे। इमेजरी होता क्या है? जब एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जब एक कवि, जब एक लेखक हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है, जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, जैसे जैसे एक पोएम आगे बढ़ती है, हमारे सामने क्या बनते जाते हैं? चित्र बनते जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजरी। क्या बोलते हैं? एक पेंटिंग बनती जाती है, सचित्र वर्णन होता है। वो जंगल को बता रहा है कि जंगल में इस तरीके के पेड़ हैं, तो हमारे सामने क्या घूमेगा? एक जंगल घूमेगा। फिर वो आवाजों का जिक्र करेगा कि चिड़िया का चहचहाना, वो भी इमेजरी है। विजुलाइज करते हैं हम लोग, है ना? अब आगे देखेंगे। चलिए, तो एक तो है इमेजरी, एलिट्रेशन और एजोनेंस। चलिए ये लिखें भाई। ए मॉइस्ट यंग मून हंग अबव द मिस्ट ऑफ अ नेबरिंग मीडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। लिखें लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं हमने। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल्स के थ्रू करना। हाँ जी बोलिए। ये एग्जाम्पल इसलिए कि बस ये एग्जाम्पल आपके पास में रहने चाहिए पढ़ने के लिए, कॉमन एग्जाम्पल्स नहीं है ये। चलिए जी, एक ऑप्शन लगाएंगे डी। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें हो सकता है? सबसे पहली बात, सेंटेंस का मीनिंग। पोएम पढ़ते हैं सभी? क्या पढ़ते हो? पोएम पढ़नी चाहिए, है ना? लिटरेचर के स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत जो है वो आना चाहिए एसेंस। ए मॉइस्ट यंग मून हंग अबव द मिस्ट ऑफ अ नेबरिंग मीडो। तो इसमें वर्ड कौन से थे? पहला वर्ड था मॉइस्ट, फिर एक वर्ड है मिस्ट, फिर एक वर्ड है मीडो। तो मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर, मॉइस्चराइजर, नम। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नम। मॉइस्चर की शॉर्ट फॉर्म है ये, मॉइस्ट। मिस्ट क्या होता है? हैं? मिस्ट वो ड्यू होती है। मिस्ट कोहरा, फॉग। मिडो, मिडो पास्चर। पास्चर क्या होता है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? चारागाह। लिटरेचर के वर्ड्स हैं ये। मिडो कॉमन वर्ड है, पास्चर। लिखते रहो, क्या नुकसान हो जाएगा कुछ लिखने से? हैं? दो बातें पता होंगी तो। पास्चर, ग्रासलैंड। लिटरेरी वर्ड कौन सा है? मिडो। पोएट्स मिडो का यूज करते हैं। मिडो, पास्चर, ग्रासलैंड, चारागाह। चारागाह क्या होता है? जहां पर पशु चरते हैं, पशुओं के चरने की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? मिडो। चलिए अब एग्जांपल बताइए। ए मॉइस्ट, कितना? ए मॉइस्ट यंग मून हंग अबव, हंग का मतलब लटकना, अबव द मिस्ट ऑफ ए नेबरिंग मिडो। नेबरिंग का मतलब पास में। पास में एक चारागाह है, मून इतना नजदीक है उसके, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हंग कर रहा है, जैसे वो हैंग कर रहा है। हाँ, मॉइस्ट, सॉरी, मॉइस्ट यंग मून हंग अबव द मिस्ट ऑफ ए नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब क्लोज, नेबरिंग का मतलब पास में। चलिए जी, ये इस लाइन का मीनिंग था। अब बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? एलिट्रेशन। सिंबल, सिंबल क्या होता है? प्रतीक होते हैं। एक चीज जब दूसरी चीज का प्रतीक होती है तो उसे बोलते हैं सिंबल। मेटाफर, एलिट्रेशन। बोलिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है, सोच और रहे हैं। क्या लिखा? मॉइस्ट, मून, मिस्ट, मीडो। किसका एग्जांपल है ये? एलिट्रेशन का। मेरा सवाल था ये, क्या और कोई फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? क्वेश्चन है। और कोई है? है क्या? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। है नहीं, लेकिन हमारा ध्यान वहां पर गया, दैट इज गुड।
मतलब हम उसके क्लोज होते हैं। हम गलतियां करेंगे तब जाके हम परफेक्ट होंगे, हमसे तो गलती नहीं हो रही है। आ रहा समझ में? चलिए, क्या बोला इन्होंने? यंग मून। क्या कहा? तो अब आपने बताना है सबने, क्या यंग मून ट्रांसफर्ड एपिथेट है कि नहीं है? यंग मून ट्रांसफर्ड एपिथेट है या नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, डिस्कस करेंगे, अपने आप चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। कौन बताएगा? हाँ, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब एपिथेट को क्या कर देते हैं? आना तो किसी और वर्ड के चाहिए, आ किसी और वर्ड से पहले रहा है। तो यहां पर यंग जो है वो मून ही है कि कोई और है? यंग का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? जब पूरा चमकता है, यंग लगता है। जब उसका चेहरा पूरा चंद्रमा जो होता है उसको यंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, एक तो आधा होगा, एक क्या होगा? पूरा होगा। तो यहां पर यंग मून ही है कि कोई और है? मून है। तो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए जी, लिखें भाई, विच लिटरेरी डिवाइस इंक्लूड्स द यूज ऑफ वर्ड्स। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है भाई। एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट और ऑपोजिट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, टोटली बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। हाँ भाई, तो मतलब इसको जो परिभाषा है इसको पढ़ना पड़ेगा। सवाल हमसे क्या पूछा है? विच लिटरेरी डिवाइस इंक्लूड्स द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग, आ गया वर्ड, समथिंग डिफरेंट, अलग है, और ऑपोजिट है। एक तो अलग है और एक ऑपोजिट है फ्रॉम देयर लिटल मीनिंग। अभी एक परिभाषा लिखी थी हमने। एग्जैक्टली। आयरनी क्या होता है? जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो बताया जा रहा है, शाब्दिक अर्थ, वो कह रहा है पानी सब जगह पर है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी, तो उसका शाब्दिक अर्थ तो होगा कि शाब्दिक अर्थ जो है उसका वो तो ये है कि पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है? पानी बहुत है, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो शाब्दिक अर्थ और जो वो कहना चाहता है वो एक दूसरे के क्या हैं? डिफरेंट और ऑपोजिट है। उसे क्या कहेंगे? आयरनी। हाँ जी, हाइपरबोल क्या होगा? एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति। चलिए जी, अब ये सेंटेंस है, लिखें, द डायरेक्शंस वर एज क्लियर एज मड बिलोंग टू विच लिटरेरी डिवाइस। लिखें लिखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑप्शंस इंटरेस्टिंग है इसके। हाँ, सिमली है नहीं, कहीं सिमली लिख के टिक कर दो। चलिए जी, अच्छा है सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस था। क्या कह रहा है? द डायरेक्शंस वर, डायरेक्शन मतलब क्या कहना चाह रहा है? निर्देश। जो निर्देश दिए गए एज क्लियर एज मड, वो उतने ही साफ थे जितना कि मड, मड मतलब कीचड़। तो क्या कहना चाह रहा है? कहना क्या चाह रहा है? आयरन ही गोली मारो। हाँ, कहना क्या चाह रहा है ये नहीं बताएंगे। हाँ, वो कहना चाह रहा है, या शाबाश, वो कहना चाह रहा है कि डायरेक्शंस उतने ही साफ थे जितने ही क्या है? कीचड़ है। तो कीचड़ साफ होता है क्या? कीचड़ तो बिल्कुल गंदगी होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या है। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो थे वो क्या थे? डर्टी थे। क्या थे? और कैसे थे? अनक्लियर थे। कैसे थे? बिल्कुल समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहा है वो। तो डायरेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ा? उस जो लैंग्वेज लिखी गई है उसके बियॉन्ड जाना पड़ा। दैट इज आयरनी। उसे क्या बोलते हैं? है ना, बार बार एक एग्जांपल याद रखना, ये वाटर वाटर वाला तो बड़ा क्लैरिटी देगा। क्या कहना चाह रहा है? कि हर जगह पर पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद। इसका मतलब वो पानी पीने योग्य है। डायरेक्शंस उतने ही साफ थे जितना कि क्या था? हाँ, तो ये मेटाफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तुलना तो हो रही है, डायरेक्शन की तुलना किससे हो रही है? मड से। मेरे को कोई बताएगा कि मेटाफर क्यों नहीं हो सकता है?
हाँ, ये तो एक जैसी निर्जीव वस्तु को निर्जीव वस्तु से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, अगर एज एज आ गया तो मेटाफर नहीं होगा, क्या होगा? सिमिली हो सकता है, लेकिन मेटाफर, हाँ जी, हाइपरबोल तो नहीं है, फिर क्या है ये? आयरनी है। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन सुन लो, नंबर डी। देखता हूं कॉमन सेंस कितना काम करेगा। क्या सिमिली हो सकता है? हैं? क्यों नहीं हो सकता है? देखो कितनी बारीक बात हम बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर चीजें समान हैं, डायरेक्शंस क्या हैं? निर्देश हैं। कैसी है? निर्जीव वस्तु है। और मड भी क्या है? निर्जीव वस्तु है। जब मैं एक वस्तु को किससे कंपेयर कर रहा हूं और क्या लगाकर? एज एस लगाकर, तो वो सिमिली, और फिर नंबर ई लगाया। अब बोलो और क्या हो सकता है ये? हाँ, क्या हो सकता है? एल्यूजन हो सकता है क्या? सोच के बताओ, क्या एल्यूजन हो सकता है? ये फिर सोच रहे हैं, बहुत सोचते हो आप लोग। एल्यूजन का क्या परिभाषा है, कौन बताएगा? कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स, कंपैरिजन ऑफ लाइक थिंग्स इन द रेफरेंस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर यहां पर एल्यूजन होता तो एल्यूजन का एग्जांपल ये बिल्कुल हो सकता है, 100%। ये किसका एग्जांपल हो सकता है? एल्यूजन का। चलिए जी, लेकिन ये सिमिली का एग्जांपल, लेकिन मेटाफर का एग्जांपल, हाँ जी, एग्जांपल किसका? ये आयरनी का। चलिए जी, कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखिए। डायरेक्शंस वर एज क्लियर एज मड। चलिए जी, लिखें भैया, व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स दैट अपील टू आवर वन और मोर सेंसेस। अभी हाँ, अब सरकाज़म आगे देख लेंगे हम लोग। हाँ जी, व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स, हाँ, ये हमारा परिभाषा है, इसके आगे इमेजरी लिख दें, है ना। ये हमारा इमेजरी का परिभाषा भी हो गया, इमेजरी का परिभाषा भी हो गया ये। तो इमेजरी का परिभाषा क्या कहेंगे आप लोग? व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स, ऑथर पोएट, व्हेन एन ऑथर पोएट यूजेस वर्ड्स दैट अपील टू आवर वन और मोर सेंसेस इज टर्म्ड एज इमेजरी। अब इसका मीनिंग कौन बताएगा मेरे को? इमेजरी की परिभाषा हो गई ये हो गया इमेजरी का परिभाषा। हाँ भाई, कौन मीनिंग बताएगा? इस परिभाषा का मीनिंग बताइए, शाबाश। क्या मतलब कहना चाह रहा है? वन और मोर सेंसेस, है ना। आप जब पढ़ते हैं, अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि मेरे को ये समझ में आया और ये नहीं आया, और फिर आप पूछेंगे भी सही। चलिए, लेकिन पूछते हैं नहीं आप। मोर सेंसेस, इसका क्या मतलब है? वन और मोर सेंसेस, सेंसेस क्या है? बस हमारे पास में इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं। हम देखते हैं, सूंघते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं, सुनना, देखना, ये सारी क्या है? हमारी सेंसेस हैं। तो एक से ज्यादा सेंस को वो क्या करता है? प्रभावित करता है, अपील करता है। हम चीजों को देखते भी हैं, हम चीजों को सुनते भी हैं, हम चीजों को स्मेल भी करते हैं, हम चीजों को टेस्ट भी करते हैं। ये हमारी क्या है? सेंसेस हैं। जब पोएट हमारी इन सेंसेस को अपील करता है, हमारी ये सेंसेस काम करती हैं, उसे हम बोलते हैं इमेजरी। वैसे क्या बोलते हैं? जब हम पोयम पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक चित्र बन रहा है, करेक्ट है, तो वो किसका एग्जांपल होगा? इमेजरी का। उस पोयम में पढ़ते पढ़ते हमें सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो वो हियरिंग का है, दैट इज ऑडियो। वो पोयम पढ़ते पढ़ते हमारे सामने हम चीजों को देख रहे हैं, दैट इज विजुअल। क्लियर? और हम पोयम पढ़ते पढ़ते वो हमारे को स्मेल करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो जैस्मिन है, रोज है, दैट इज ऑल फैक्ट्री, है ना। सूंघने के लिए अलग वर्ड है, सुनने के लिए अलग है, देखने के लिए अलग है। अलग अलग तरीके की इमेजरी हम यूज करते हैं, है ना। चलिए जी, तो इमेजरी लिख लें एक बार थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ इमेजरी, काइंड्स ऑफ इमेजरी,
विजुअल, ऑडियो, olfactory, which brings visuals, जो क्या लेके आता है? चित्र। ऑडियो, which brings sounds, जो क्या लेके आता है? साउंड्स लेके आता है। आवाज, olfactory, which brings smell, odor, दुर्गंध, स्मेल, खुशबू, olfactory, ऑडियो, विजुअल, हाँ जी, बढ़े आगे। तो इमेजरी, इसका भाई डेफिनेशन अच्छा था। इमेजरी लिख लिया सबने? तो इमेजरी क्या लिखा? व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स दैट अपील टू आवर वन और मोर सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियां हैं, जब वो 5 इंद्रियों में से क्या करता है? हाँ, उनमें से काम करवाता है। जब हमें देखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलेगा, हमें स्मेल करने को मिलता है, हमें टेस्ट करने को मिलता है पोएम के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजरी। जब देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विजुअल। सुनने को हमें मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्मेल करने को बोलते हैं तो ऑल्फैक्टरी। चलिए जी, अब ये भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम, हाँ जी, लिखें। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। इसके आगे की लाइन क्या थी? बताया कोई? Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. इसके आगे की लाइन थी ये, Miles to go before I sleep. भारत के एक प्रधानमंत्री थे जो अपनी टेबल पर ये लाइन लिख के रखते थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep. क्या मतलब होता है miles to go before I sleep? मरने से पहले बहुत काम करने हैं। हाँ जी, The woods are lovely, dark and deep. Miles to go का मतलब है बहुत चलना है मुझे, बहुत काम करना है। Before I sleep का मतलब है मरने से पहले मुझे बड़ा काम करना है। Woods are lovely, dark and deep. ये पोएम थे आपकी स्टॉपिंग बाय स्नोई विंटर। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट थे जो बाय चांस पोएट बने। पोएट थे नहीं वो, मतलब टैलेंट तो था ही, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पोएट बनना है। उस तरीके के पोएट थे। चलिए, हाँ जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी मदर इनका नाम फ्रॉस्ट रखना चाहती थी और फादर रॉबर्ट रखना चाहते थे। Hence he became Robert Frost. चलिए जी, तो अब इसमें कौन सा है भाई? इमेजरी तीनों काइंड हैं, एक ऑडिटरी है, एक विजुअल है, एक ऑल्फैक्टरी है। बताइए कितना अच्छा है। Woods are lovely, dark and deep
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। और इसमें ये दो लाइंस तो, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बोलिए। इसमें आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है लाइंस में? क्या कोई स्मेल की बात कर रहा है? आवाज की बात कैसे करेगा? जैसे पत्तियों के सरसराहट की आवाज है। हवा जब पत्तियों को लेके जाएगी तो उसकी आवाज आएगी, आएगी ना? बिजली जब कड़केगी तो उसकी क्या आएगी? आवाज आएगी। पत्तों की सरसराहट की आवाज है, चिड़िया के चहचहाने की आवाज है, कोयल जब गाएगी तो उसकी आवाज आएगी। वो सारे कैसी इमेजरी है? दैट इज ऑडिटरी। वो क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? विजुअल का। यहां पर ऑल फैक्ट्री, कोई स्मेल नहीं है, सिर्फ बता रहा है कि वुड्स कैसे हैं, वुड्स कैसे हैं? लवली हैं। और कैसे हैं? और कैसे हैं? डार्क और डीप का मतलब क्या है? डेंस हैं, घने हैं। इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जंगलों में क्या है? अंधेरा है। क्या है? अंधेरा क्यों है? पेड़ इतने सघन वन हैं, इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जी, तो इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी। इमेजरी हम किसे बोलते हैं? जब कवि एक या एक से ज्यादा सेंसेस को अपील करता है। चलिए जी, आगे आ जाएगा, इसके एग्जांपल भी देख लेंगे। चलिए जी, द ट्रीज रसल्ड एज द विंड विसल्ड जेंटली थ्रू द लीव्स। यस, इसलिए तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। लिखिए, रसल्ड सरसराहट की आवाज जो है, विसल्ड सीटी की आवाज जो होती है, विसल से बना है विसल्ड। कॉपी नहीं तेरे पास में है? द ट्रीज रसल्ड, द ट्रीज रसल्ड एज द विंड विसल्ड जेंटली थ्रू द लीव्स। हवा जब चल दी तो पेड़ के हिलने से, हाँ क्या कह रहा है? जो पत्तियों की आवाज थी उसे कौन सी आवाज बोला? रसल। और हवा के तेज चलने से कैसी आवाज आती है? विसल की आवाज आती है। आती है ना आवाज जब चलती है तो? हाँ, हवा के चलने की आवाज को क्या कहा है? विसल। पत्तियों के सरसराहट की आवाज को रसल। कि काइनेस्थेटिक, तीन हमारे पास में विजुअल देख लिया। काइनेस्थेटिक क्या होता है? जो आपकी एनर्जी बनती है, काइनेस्थेटिक। हाँ, लेकिन उसका यूज हम नहीं करते हैं विजुअल ऑडिटरी में। हाँ भैया, ये विजुअल है कि ऑडिटरी है? हाँ, आवाजें, आवाजों की बात हो रही है। पत्तियों के सरसराहट की आवाज है। हवा जब चली तो उसमें सीटी की आवाज है। हाँ भाई, आ रहा है क्या समझ में? चलिए, आना तो चाहिए। हाँ, क्या लिखा? वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। क्या मतलब है प्रोमिसेस टू कीप? आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो मुझे निभाने हैं, और मरने से पहले ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जवाहरलाल नेहरू अपना जो टेबल था उस पर लिख के रखा करते थे, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। चलिए जी, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये लाइन कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो लिख के रखा करते थे? इररिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कि इंडिया के कैसे, कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन माइल्स टू बिफोर आई स्लीप लिख के रखा करते हैं। चलिए जी, तो ये भाई हमें अब थोड़ा सा देखें। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, एक ही लाइन थी। जंगल कैसे हैं? लवली हैं, सुंदर हैं। और कैसे हैं? डार्क हैं। और कैसे हैं? डीप हैं। डार्क और डीप एक ही मतलब हो गया कि क्या है? सघन वन है, उनमें क्या है? डेंसिटी है, तो सूरज की रोशनी वहां पर नहीं पहुंच रही है। चलिए, यहां पर आवाजों का जिक्र हो रहा है, यही कौन बताएगा? इन्हीं आवाजों से रिलेटेड क्या होता है? ये रसल है, विसल है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसकी बात करते हैं? आवाजों। वो आगे देख लेंगे। चलिए जी, लिखें भाई, ए लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच in which
ह्यूमन क्वालिटीज ये नहीं लिखेंगे, ये लिख लिया हमने। आप बताएंगे लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स, पर्सोनिफिकेशन, ये लिख लिया हमने। चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब द मून वॉज रेस्टिंग, लिखो भैया ये अच्छा है, रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। लिखिए, लिखो लिखो, देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खूब। बताइए एग्जांपल बताइए किसका है? मेटाफर, सिंपली, पर्सोनिफिकेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मून वाज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, क्या ऐसा था जिससे आपको पता लगा पर्सोनिफाई हो रहा है? एक वर्ड होगा, एक कीवर्ड होगा जिससे क्या किया जाएगा? हाँ, रेस्टिंग, आराम फरमा रहा था मून, कहां पर? मिडनाइट स्काई में। हाँ जी, तो किसका एग्जांपल है? पर्सोनिफिकेशन का। चलिए जी, हाँ जी, बड़ा सुंदर सेंटेंस था भैया, सेंटेंस लिखें सारे। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड बोल्डली, बोल्डली का मतलब क्या होता है? ब्रेवली, साहस से, ऑन द डोर, बट फियर कुड नॉट ब्रिंग इट सेल्फ टू आंसर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फिगरेटिव लैंग्वेज। एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स आर personified or compared? एग्जाम्पल बताएंगे? हाँ भाई, चलिए जी, तो पहले तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है इसमें? है इसमें? हाँ सर, अच्छा है भाई, गुड। कहां से दो ऐसे वर्ड हैं जो पर्सोनिफाई कर रहा है? हाँ, दो वर्ड पर्सोनिफाई हो रहे हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी और एक, क्या मीनिंग है? अपॉर्चुनिटी ने बड़े साहस से दरवाजा खटखटाया, लेकिन साहस उसका जवाब देने, दरवाजा खोलने नहीं जा सका। कौन? डर। किसने खटखटाया दरवाजा? अफसर ने। लेकिन हमें डर था
तो उस डर ने दरवाजा खोला ही नहीं। हाँ, तो यहां पर पर्सोनिफाई एक तो कौन हो रहा है? अपॉर्चुनिटी। तो कितने वर्ड्स पर्सोनिफाई हो रहे हैं? दो। एक तो कौन सा? अपॉर्चुनिटी, और एक कौन सा? फियर। अब सेंटेंस देखिए, कुड नॉट ब्रिंग इटसेल्फ टू आंसर। कुड नॉट ब्रिंग इटसेल्फ टू, इसमें एक एरर है, कोई अगर बता पाए तो मजा आ जाएगा आज। एक एरर है इस सेंटेंस में। क्या नहीं आता? आंसर के बाद में नहीं आता? पहले लिखवाया नहीं मैंने। बाद में, आंसर के बाद में, यहां प्रेपोजिशन का एरर नहीं है। हाँ, और कोई? शाबाश। एरर है इसमें। पहली क्लास में यही बात करवाई थी मैंने, फर्स्ट सिंगल क्लास, पहली क्लास में। हाँ, कोई नहीं बता रहा है, देखिए। हैं? फिर 10 मिनट लग गए इटसेल्फ को देखने में। जब पर्सोनिफाई हो रहा है तो इटसेल्फ क्यों आएगा? एम आई राइट? जब पर्सोनिफाई होता है तो इटसेल्फ आता है? आप बोलो, आता है क्या? हिमसेल्फ या हरसेल्फ आएगा? कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू आंसर। जब उसने पर्सोनिफाई कर दिया, अरे उसने क्या कर दिया? चलिए खैर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, आयरनी। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड बोल्डली ऑन द डोर, बड़ा अच्छा सेंटेंस था भैया। अपॉर्चुनिटी ने बड़े साहस से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डर क्या था? हाँ, डर दरवाजा क्या कह रहा है? कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू आंसर, जवाब देने के लिए दरवाजे तक नहीं आ सका। चलिए लिखें भाई। अब ये इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई, सबसे अच्छा। लिखिए, एक और ऑप्शन लिखिए इसमें, एल्यूजन। एक और ऑप्शन लिखिए, एनालॉजी। इसका कोई जवाब देगा तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे आज, अभी शाम को ही खाते में ट्रांसफर। हाँ हाँ, लाइव बन सकती है, क्या हंस रहे हो? बी सी, ऐसे बोलने से नहीं होगा, मेरे को बताना पड़ेगा रीजन है। हैं? क्या बीमारी है? ट्रांसफर करूं? अभी करता हूं, रुक जा। हाँ, डॉलर में करूं, रुपए में करूं? हाँ। हाँ भाई, जवाब आया नहीं अभी तक। विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन? वो अच्छा, मेटाफर क्यों नहीं है? बड़ा शानदार सवाल था ये। हाँ भाई, एल्यूजन हो सकता है क्या? एल्यूजन में तो चीजें कैसी होती हैं? चलो क्वेश्चन, एनालॉजी हो सकता है क्या? एनालॉजी हो सकता है ये? विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू, एनालॉजी में टू कंपेयर होती है, टू ज्यादा होती हैं। इतनी अकल नहीं लगा सकते आपके, वहां पर टू लिखा हुआ है, क्या नहीं हो सकता? एनालॉजी भी नहीं हो सकता। इमेजरी हो सकता है? कंपैरिजन की बात हो रही है, इमेजरी नहीं, बात है सिमिली और मेटाफर की। अब इसका जवाब अगर कोई दे दे। हाँ जी।
कॉमन सेंस, इतनी सी छोटी सी बात है। हाँ, कौन बताएगा? रीजन तुक्का बढ़ाना तो आसान है, बी सी बोले जा रहे हैं। हाँ बताइए, क्यों? रीजन, कारण, रीजन तो है नहीं। बताइए। अच्छा, यू ट्राइड, गुड। हाँ बताओ। मैंने कहा माय फादर इज लाइक ए लायन, तो उसमें तो फर्क क्या हुआ? ये तो वो यही तो कह रहा है, सवाल क्या है? हैं? यही तो पूछ रहा हूं आपसे, 10 दिन से एक बात रिपीट कर रहा हूं, तू बता रहे मेरे को। हाँ खड़ा हो, हाँ खड़े हो, बैठ जाओ। चलिए पढ़ के आया करो। 10 दिन से एक बात रिपीट कर रहा हूं कि सिमिली और मेटाफर एक है। आपको समझ में नहीं आती? वो कॉमन होता है, वो ये होता है और फलाना होता है, तुक्के मतलब, और अपनी तरफ से भाषण बन रहा है इनका अंदर से। चलो कोई बोलता तो है क्लास में, और जो नहीं बोलते उनका क्या होगा भाई? कुछ ही नहीं, मतलब आना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किसी के सवाल से। चलिए, सिमिली और मेटाफर तो एक, कब से मैं कह रहा हूं कि सिमिली और मेटाफर एक है? हमने कहा क्या? नहीं कहा हमने। किसका फर्क है? लाइक और एस का। बाकी सिमिली और मेटाफर में कोई फर्क? 10 दिन से हम रिपीट कर रहे हैं। पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सिमिली और मेटाफर में कोई फर्क नहीं है। वही ये कह रहा है, ये जो डेफिनेशन मेटाफर की है वही डेफिनेशन किसकी है? सिमिली की है। लेकिन आपका जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि मेटाफर में सब आती हैं, इसलिए मेटाफर है, ये नहीं बता पा रहा कोई कि सिमिली भी क्या है, एक एल्यूजन क्या है, एनालॉजी क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है। अभी क्लास के बिगिनिंग में कहा था, लेकिन ये सवाल आया ही नहीं। अरे अभी कहा था कि नहीं कहा था कि बड़ा टाइटल क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे सारे टाइटल्स हैं। आई समझ में? हाँ, तो इसलिए सुबह सुबह कोई ईश्वर का नाम लिया करो तो कोई दिमाग काम करेगा। चलो भाई, हाँ लिखो भाई, लिखो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक और एस डज नॉट यूज इन विच फिगर ऑफ स्पीच? लाइक और एस कहां पर यूज नहीं होते हैं? आयरनी, मेटाफर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इंक्लूड्स, लिखो भैया। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इंक्लूड्स। बोलो भाई। हाँ, एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इंक्लूड्स, लाइक आ गया तो, एज आ गया तो, हाँ जी क्या होगा? लिखो भैया, डी लिखो। क्या ये एल्यूजन हो सकता है? फिर लिखो ई, क्या ये एनालॉजी हो सकती है? लिखो, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, 1000 बार रिपीट कर दिया है। हाँ, माई सन इज लाइक अ मून, मेरा बेटा चंद्रमा जैसे है, वो उतना ही सुंदर है जितना कि मून सुंदर है। क्या ये एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल को कॉमन लेके, और मैंने कहा क्या इन तीनों में से
कोई भी एग्जाम्पल एल्यूजन हो सकता है, एनालॉजी हो सकता है, बोलिए। हैं? माई सन इज, माई सन इज, माई सन इज, तो चीजें लाइक हैं कि अनलाइक हैं? अनलाइक चीजें कभी एल्यूजन। कितनी चीजों की बात हो रही है? जब दो होंगी तो एनालॉजी। चलिए चलिए, जब तक आपके पास में एक रीजन नहीं है तब तक आपकी टेक्निक नहीं बनेगी, तब तक आपके पास में ऐसे ही बी सी डी ए और करते रहोगे। जब तक आपके पास में अनलेस एंड अनटिल यू हैव रीजन, जो टेक्निक, जो बेसिक टेक्निक है वो आपके पास में होनी चाहिए। चलो भैया लिखें, हर आइज वर डायमंड्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। लिखेंगे नहीं एग्जांपल? ये नहीं लिखेंगे? हाँ बोलो। हर आइज वर डायमंड्स, हर आइज वर किसका एग्जांपल है? एक और लिखो किसका एग्जांपल है। हो गया? क्लियर है? अब क्लियर है क्या? ये एल्यूजन का भी एग्जांपल हो सकता है। लेकिन मैं मेटाफर, सबको मेटाफर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारी हैं ही क्या? सब मेटाफर हैं। ये सब क्या है? सिमिली भी, एल्यूजन भी, एनालॉजी भी, पर्सोनिफिकेशन भी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेटाफर, सब क्या है? सब मेटाफर। तो एल्यूजन भी हो सकता है। क्योंकि अब देखो ध्यान से, सुनना भाई, सुनना भाई, दो एग्जांपल हैं। माई सन इज मून, माई सन इज, माई सन्स, माई सन्स आईज आर लाइक मून हैं। तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं सारे एग्जांपल। बेसिकली इसमें तो आपको ऑप्शन भी एल्यूजन का नहीं देता है वो, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे सब क्या हैं। तो आपको ब्रॉडर टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? यहां पर एक व्यक्ति को किससे कंपेयर किया जा रहा है? मून से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है? यहां पर उसकी आईज को किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो बेसिकली ये एग्जांपल है किसका? लेकिन ये एग्जांपल और किसका है? चलिए, हाँ जी, हर आइज वर डायमंड्स किसका एग्जांपल है? मेटाफर का। चलिए लिखें भाई, विच फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग, ये नहीं लिखेंगे भाई, सॉरी, हाँ जी, जिसमें लाइक और एज का यूज होता है, सिमिली है। चलिए जी, ये क्लियर है क्या? ये पढ़ दो एक बार। विच फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस कंपेयर्स टू, कभी वो डिसिमिलर का यूज कर रहा है, कभी वो किसका यूज कर रहा है? हाँ जी, कभी वो यूज कर रहा है अलाइक का मतलब एक जैसे, अनलाइक का मतलब अलग अलग, डिसिमिलर का मतलब अलग अलग। अभी वो किसका यूज कर रहा है? डिफरेंट है, डिसिमिलर है, अनलाइक है, नॉट अलाइक है, तो उसको किसका बोलेंगे? सिमिली बोलेंगे। चलिए जी, बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिमिली इंक्लूड्स, नहीं लिखेंगे ये मेरे साथ साथ। कूल एज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर होता है ककड़ी, कूल एज क्यूकम्बर, स्लेप्ट लाइक ए डॉग, डॉग है ये, स्लेप्ट लाइक ए, माई सन इज लाइक ए, दे फॉट लाइक, हाँ जी, कौन सा एग्जांपल है? बी एंड सी। हाँ, इसको लिख लें, अच्छे एग्जांपल्स हैं, लिख लें भाई। चलिए जी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, भी पढ़ के आएंगे, बाकी मंडे को देखेंगे। हाँ, किसका एग्जांपल है? एसोनेंट्स का। चलिए अभी और एग्जांपल देख लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, अब ये पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे सभी, हेडिंग डाल दें एक्सरसाइज। अब जितना बचा हुआ पार्ट है लिटरेरी टर्म्स का, हेडिंग डाल दें एक्सरसाइज। अब जो भी बचा हुआ पार्ट है वो सारा हम एक्सरसाइज से करेंगे। बचा हुआ पार्ट जो भी है वो हम एक्सरसाइज से करेंगे। अब दो भाग हैं आपके, कौन कौन से हैं भाग? बोलिए। हाँ, मैं कहता हूं कॉन्शियस रहना चाहिए स्टूडेंट को थोड़ा। लिटरेरी टर्म्स के और दो भागों में बांटा है, खड़े बताओ भाई सबको। एक लिटरेरी टर्म्स है और लिटरेरी, तो लिटरेरी फॉर्म में क्या लिखा था हमने? सुन रहे हो क्या? बैठो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके बीच में से ही क्यों बोल रहा है? ये सुनाई दे रहा है? हाँ, वो क्या है? लिटरेरी फॉर्म्स हैं। और ये क्या है? लिटरेरी, लिटरेरी टर्म को क्या बोलेंगे? लिटरेरी डिवाइस, या क्या बोलेंगे? फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, छोटी छोटी बातें एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। चलिए जी, पहला एग्जांपल लिखें सभी और सॉल्व करेंगे। वाटर, वाटर एवरीवेयर है ये, सॉरी, इसको एवरीवेयर कर लेना। वाटर, वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक,
is an example of which figurative language? Symbol, simile, irony. अच्छा है, लिखें लिखें, शाबाश। हाँ भाई, लिख लिया सबने? क्वेश्चन है वाटर वाटर एवरीवेयर। एक वर्ड रिपीट हो रहा है सेंटेंस के बिगिनिंग में, क्या बोलते हैं? ये लो, है एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है कि वर्ड ही रिपीट हो रहा है? वर्ड रिपीट हो रहा है। एक वर्ड रिपीट होगा सेंटेंस के बिगिनिंग में और सेंटेंस के एंड में। तो सेंटेंस के एंड में अगर कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होती है तो उसे हम कहते हैं एपिस्ट्रॉफी। सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट होती है तो उसे बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन में यही नहीं, एनाफोरा। अगर कोई, पढ़ना पड़ता है इसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खपना पड़ता है। चलिए, ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होती है उसे हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी। यही वर्ड या फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे तो उसे बोलेंगे एना। अगर कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं, कोई वॉवल रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं, एलिट्रेशन का एक पार्ट कॉन्सोनेंस भी हो सकता है। तो ये वर्ड और एलिट्रेशन का एक वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पर पानी है लेकिन एक बूंद पीने के लिए नहीं है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, है ना? क्या क्या ये पैराडॉक्स है क्या ये? अच्छा सवाल है, क्वेश्चन अच्छा है। आपके पास ऑप्शन में नहीं है, हाँ, लेकिन हम ओपन क्वेश्चन अगर करें तो कोई कौन बताएगा पैराडॉक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा है, अभी आयरनी लिखेंगे, पैराडॉक्स लिखेंगे? हाँ भाई, सबसे पहले आयरनी लिख लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लिखें भाई, आयरनी लिखें। हिंदी में क्या बोलते हैं आयरनी को? है विडंबना। यस, विडंबना। सटायर होता है व्यंग्य, सरकाजम होता है कटाक्ष। अलग अलग वर्ड्स हैं सारे। सरकाजम है, सटायर है, आयरनी है, पैराडॉक्स है, ऑक्सीमरोन है, छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन आयरनी इंपॉर्टेंट है। पोइट्री, प्रोज, ड्रामा सब में यूज होगा आयरनी। क्या है वर्ड? हाँ जी, आयरन लिखें। आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें, आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें, इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच, आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें विरोधाभासी सेंटेंसेस या वर्ड्स को रखा जाता है जो एक रियलिटी को शो करते हैं, किंतु जो कहा जा रहा है सच उसके विपरीत होता है, हाँ भाई। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच sentences or words, contradictory. Irony is a figure of speech in which contradictory sentences or words are used to show reality, but the literal meaning
of the sentence and reality, but the literal meaning of the sentence and the reality are different. But the literal meaning of the sentence and the reality are different. देखिए मेरे ध्यान से, वही पैराडॉक्स वाली बात है। फिर फर्क क्या हुआ इसमें? ये इंप्लाइड है। पैराडॉक्स में तो साफ साफ दूसरी जो बात कही गई है वही पहली वाली बात का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। यहां पर सेंटेंस के दो भाग नहीं है जो पहली बात का विरोध कर रहे हैं। यहां पर एक ओवरऑल आइडिया निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? देखिए ध्यान से, कह रहा है हर जगह पर पानी है लेकिन फिर भी एक बूंद पीने के लिए। पैराडॉक्स आयरनी बिल्कुल अलग अलग है, ये बात सबसे पहले ध्यान रखेंगे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पर पानी है लेकिन क्या है? एक बूंद पीने के लिए नहीं है। इतना सारा पानी है। ये विडंबना है कि हमारे पास में धरती में क्या है? हम कहेंगे अर्थ पर 3/4 भाग पानी का है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन एक्चुअली में कोई भी दोस्त, ये क्या है? ये आयरनी है, ये विडंबना है जिसमें वो क्या है? उसका भाव क्या है लेखक का? हाँ भाई, लेखक का भाव क्या है? लेखक का भाव है कि रियलिटी को शो करना, लेकिन जो कहा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग है। कहा तो यह जा रहा है कि हर तरफ क्या है? पानी है, लेकिन कहने का भाव यह है कि यह सारा पानी पीने योग्य नहीं है। यह सच्चाई है जो कि इसका अंडरलाइंड और जो कि इसका हिडन और इंप्लाइड भाग है कि कोई भी पानी यहां पर पीने योग्य नहीं है। इज एन एग्जांपल ऑफ आयरन। अब इसको आगे भी कंपेयर करेंगे। हाँ जी, सिंबल छोड़ देंगे। सिंबली का यूज किसके लिए होता है? एज और लाइक का यूज करते हैं। अभी देखें परिभाषा कैसे आएगी, इसकी परिभाषा किस तरीके से यूज होगी, क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस ये क्वेश्चन पता लग जाएगा आपको। तो सिंबली का यूज सिर्फ एज और लाइक से सिंबली बन जाएगी क्या? बस वो अनलाइक चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए। जब तक चीजें अनलाइक नहीं है तब तक वो सिंबली एज और लाइक तो एनालॉजी में, एलिवेशन, किसी में भी हो सकता है। आप डेफिनेशन देखना, एज और लाइक का यूज तो बहुत सारी पार्ट इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस में हो सकता है। जब तक चीजें अनलाइक नहीं होंगी तब तक वो सिंबली नहीं हो सकती। लिखें भी, दूसरा क्वेश्चन लिखें। द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। वर्ड देखिए, द रेपिटेशन ऑफ, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। हाँ जी, तो क्या होगा अभी बताइए, है ना? ठीक है, तो इनिशियल साउंड जब रिपीट होता है तो उसे हम किसका एग्जांपल बोलते हैं? और एजोनेंस किसका रेपिटेशन है? वोवल साउंड्स का। आप साउंड को मत भूलिए, किसकी बात होगी? साउंड की। वोवल साउंड के रेपिटेशन। वो क्या कह रहा है? किसका यूज किया उसने? कॉन्सोनेंट साउंड। जब शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होंगे तो किसका एग्जांपल है? वही कॉन्सोनेंट साउंड अगर बीच या लास्ट में आ जाएंगे तो कॉन्सोनेंट्स का हो जाएगा। हाँ जी, चलिए। इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? इमेजेस। इमेज क्या होती है? चित्र, है ना? पेंटिंग्स। तो हमारे सामने इमेजरी कितने तरीके का होगा? बहुत तरीके का। अभी आगे एग्जांपल आएंगे तो इमेजरी को हम एग्जांपल से ही करेंगे। इमेजरी होता क्या है? जब एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जब एक कवि, जब एक लेखक हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है?
जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, जैसे जैसे एक पोएम आगे बढ़ती है, हमारे सामने क्या बनते जाते हैं? चित्र बनते जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजरी। क्या बोलते हैं? एक पेंटिंग बनती जाती है, सचित्र वर्णन होता है। वो जंगल को बता रहा है कि जंगल में इस तरीके के पेड़ हैं, तो हमारे सामने क्या घूमेगा? एक जंगल घूमेगा। फिर वो आवाजों का जिक्र करेगा कि चिड़िया का चहचहाना, वो भी इमेजरी है, विजुलाइज करते हैं हम लोग, है ना। और आगे देखेंगे। चलिए, तो एक तो है इमेजरी, एलिट्रेशन और एजोनेंस। चलिए ये लिखें भाई, ए मॉइस्ट यंग मून हंग अबव द मिस्ट ऑफ अ नेबरिंग मीडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। लिखें लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं हमने। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल्स के थ्रू करना। हाँ जी बोलिए। ये एग्जाम्पल इसलिए कि बस ये एग्जाम्पल आपके पास में रहने चाहिए पढ़ने के लिए, कॉमन एग्जाम्पल्स नहीं है ये। चलिए जी, एक ऑप्शन लगाएंगे डी। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें हो सकता है? सबसे पहली बात, सेंटेंस का मीनिंग। पोएम पढ़ते हैं सभी? क्या पढ़ते हो? पोएम पढ़नी चाहिए, है ना। लिटरेचर के स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत जो है वो आना चाहिए एसेंस। ए मॉइस्ट यंग मून हंग अबव द मिस्ट ऑफ अ नेबरिंग मीडो। तो इसमें वर्ड कौन से थे? पहला वर्ड था मॉइस्ट, फिर एक वर्ड है मिस्ट, फिर एक वर्ड है मीडो। तो मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर, मॉइस्चराइजर, नम। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नम। मॉइस्चर की शॉर्ट फॉर्म है ये, मॉइस्ट। मिस्ट क्या होता है? हैं? मिस्ट वो ड्यू होती है। मिस्ट कोहरा, फॉग। मिडो, मिडो पास्चर। पास्चर क्या होता है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? चारागाह। लिटरेचर के वर्ड्स हैं ये। मिडो कॉमन वर्ड है, पास्चर। लिखते रहो, क्या नुकसान हो जाएगा कुछ लिखने से? है? दो बातें पता होंगी तो। पास्चर, ग्रासलैंड। लिटरेरी वर्ड कौन सा है? मिडो। पोएट्स मिडो का यूज करते हैं। मिडो, पास्चर, ग्रासलैंड, चारागाह। चारागाह क्या होता है? जहां पर पशु चरते हैं, पशुओं के चरने की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? मिडो। चलिए अब एग्जांपल बताइए। ए मॉइस्ट, कितना? ए मॉइस्ट यंग मून हंग अबव, हंग का मतलब लटकना, अबव द मिस्ट ऑफ ए नेबरिंग मिडो। नेबरिंग का मतलब पास में। पास में एक चारागाह है, मून इतना नजदीक है उसके, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हंग कर रहा है, जैसे वो हैंग कर रहा है। हाँ, मॉइस्ट, सॉरी, मॉइस्ट यंग मून हंग अबव द मिस्ट ऑफ ए नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब क्लोज, नेबरिंग का मतलब पास में। चलिए जी, ये इस लाइन का मीनिंग था। अब बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? एलिट्रेशन, सिंबल। सिंबल क्या होता है? प्रतीक होते हैं। एक चीज जब दूसरी चीज का प्रतीक होती है तो उसे बोलते हैं सिंबल। मेटाफर, एलिट्रेशन। बोलिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है, सोच और रहे हैं। क्या लिखा? मॉइस्ट, मून, मिस्ट, मीडो। किसका एग्जांपल है ये? एलिट्रेशन का। मेरा सवाल था ये, क्या और कोई फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? क्वेश्चन है। और कोई है? है? क्या, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। है नहीं, लेकिन हमारा ध्यान वहां पर गया, दैट इज गुड। मतलब हम उसके क्लोज होते हैं। हम गलतियां करेंगे तब जाके हम परफेक्ट होंगे। हमसे तो गलती नहीं हो रही है। आ रहा समझ में? चलिए, क्या बोला इन्होंने? यंग मून। क्या कहा? तो अब आपने बताना है सबने, क्या यंग मून ट्रांसफर्ड एपिथेट है कि नहीं है? यंग मून ट्रांसफर्ड एपिथेट है या नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, डिस्कस करेंगे, अपने आप चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। कौन बताएगा? हाँ, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब एपिथेट को क्या कर देते हैं? आना तो किसी और वर्ड के चाहिए, आ किसी और वर्ड से पहले रहा है।
तो यहां पर यंग जो है वो मून ही है कि कोई और है? यंग का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? जब पूरा चमकता है, यंग लगता है, जब उसका चेहरा पूरा चंद्रमा जो होता है उसको यंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, एक तो आधा होगा, एक क्या होगा? पूरा होगा। तो यहां पर यंग मून ही है कि कोई और है? मून है। तो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए जी, लिखें भाई, विच लिटरेरी डिवाइस इंक्लूड्स द यूज ऑफ वर्ड्स, ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है भाई, express something different or opposite from the literal meaning, totally beyond our expectations. हाँ भाई, तो मतलब इसको जो परिभाषा है इसको पढ़ना पड़ेगा। सवाल हमसे क्या पूछा है? Which literary device includes the use of words to express something, आ गया वर्ड, something different, अलग है, और opposite है। एक तो अलग है और एक ऑपोजिट है फ्रॉम देयर लिटल मीनिंग। अभी एक परिभाषा लिखी थी हमने, एग्जैक्टली। आयरनी क्या होता है? जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो बताया जा रहा है, शाब्दिक अर्थ, वो कह रहा है पानी सब जगह पर है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी, तो उसका शाब्दिक अर्थ तो होगा कि शाब्दिक अर्थ जो है उसका वो तो ये है कि पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है? पानी बहुत है, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो शाब्दिक अर्थ और जो वो कहना चाहता है वो एक दूसरे के क्या हैं? डिफरेंट और ऑपोजिट है। उसे क्या कहेंगे? आयरनी। हाँ जी, हाइपरबोल क्या होगा? एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति। चलिए जी, अब ये सेंटेंस है, लिखें, द डायरेक्शंस वर एज क्लियर एज मड बिलोंग टू विच लिटरेरी डिवाइस। लिखें लिखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑप्शंस इंटरेस्टिंग है इसके। हाँ, सिमली है नहीं, कहीं सिमली लिख के टिक कर दो। चलिए जी, अच्छा है सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस था। क्या कह रहा है? द डायरेक्शंस वर, डायरेक्शन मतलब क्या कहना चाह रहा है? निर्देश। जो निर्देश दिए गए एज क्लियर एज मड, वो उतने ही साफ थे जितना कि मड, मड मतलब कीचड़। तो क्या कहना चाह रहा है? कहना क्या चाह रहा है? आयरन ही गोली मारो। हाँ, कहना क्या चाह रहा है ये नहीं बताएंगे। हाँ, वो कहना चाह रहा है, या शाबाश, वो कहना चाह रहा है कि डायरेक्शंस उतने ही साफ थे जितने ही क्या है? कीचड़ है। तो कीचड़ साफ होता है क्या? कीचड़ तो बिल्कुल गंदगी होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या है। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो थे वो क्या थे? डर्टी थे। क्या थे? और कैसे थे? अनक्लियर थे। कैसे थे? बिल्कुल समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहा है वो। तो डायरेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ा? उस जो लैंग्वेज लिखी गई है उसके बियॉन्ड जाना पड़ा। दैट इज आयरनी। उसे क्या बोलते हैं? है ना, बार बार एक एग्जांपल याद रखना, ये वाटर वाटर वाला तो बड़ा क्लैरिटी देगा। क्या कहना चाह रहा है? कि हर जगह पर पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद। इसका मतलब वो पानी पीने योग्य है। डायरेक्शंस उतने ही साफ थे जितना कि क्या था? हाँ, तो ये मेटाफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तुलना तो हो रही है, डायरेक्शन की तुलना किससे हो रही है? मड से। मेरे को कोई बताएगा कि मेटाफर क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, ये तो एक जैसी निर्जीव वस्तु को निर्जीव वस्तु से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, अगर एज आ गया तो मेटाफर नहीं होगा। क्या होगा? सिंपली हो सकता है, लेकिन मेटाफर, हाँ जी, हाइपरबोल तो नहीं है। फिर क्या है? ये आयरनी है। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन सुन लो, नंबर डी। देखता हूं कॉमन सेंस कितना काम करेगा। क्या सिंपली हो सकता है? हैं? क्यों नहीं हो सकता है? देखो कितनी बारीक बात हम बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर चीजें समान हैं, डायरेक्शंस क्या हैं? निर्देश हैं। कैसी है? निर्जीव वस्तु है। और मड भी क्या है? निर्जीव वस्तु है। जब मैं एक वस्तु को किससे कंपेयर कर रहा हूं और क्या लगाकर? एज लगाकर, तो वो सिमली और फिर नंबर ई लगाया। अब बोलो और क्या हो सकता है ये? हाँ, क्या हो सकता है? एल्यूजन हो सकता है क्या? सोच के बताओ।
क्या एल्यूजन हो सकता है? ये फिर सोच रहे हैं, बहुत सोचते हो आप लोग। एल्यूजन का क्या परिभाषा है, कौन बताएगा? कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स, कंपैरिजन ऑफ लाइक थिंग्स इन द रेफरेंस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर यहां पर एल्यूजन होता तो एल्यूजन का एग्जांपल ये बिल्कुल हो सकता है, 100% ये किसका एग्जांपल हो सकता है? एल्यूजन का। चलिए जी, लेकिन ये सिमिली का एग्जांपल, लेकिन मेटाफर का एग्जांपल, हाँ जी, एग्जांपल किसका? ये आयरनी का। चलिए जी, कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखिए। डायरेक्शंस वर एज क्लियर एज मड। चलिए जी, लिखें भैया, व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स दैट अपील टू आवर वन और मोर सेंसेस। अभी हाँ, अब सरकाज़म आगे देख लेंगे हम लोग। हाँ जी, व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स, हाँ ये हमारा परिभाषा है, इसके आगे इमेजरी लिख दें, है ना। ये हमारा इमेजरी का परिभाषा भी हो गया, इमेजरी का परिभाषा भी हो गया ये। तो इमेजरी का परिभाषा क्या कहेंगे आप लोग? व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स, ऑथर पोएट, व्हेन एन ऑथर पोएट यूजेस वर्ड्स दैट अपील टू आवर वन और मोर सेंसेस इज टर्म्ड एज इमेजरी। अब इसका मीनिंग कौन बताएगा मेरे को? इमेजरी की परिभाषा हो गई ये हो गया इमेजरी का परिभाषा। हाँ भाई, कौन मीनिंग बताएगा? इस परिभाषा का मीनिंग बताइए, शाबाश। क्या मतलब कहना चाह रहा है वन और मोर सेंसेस, है ना। आप जब पढ़ते हैं, अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि मेरे को ये समझ में आया और ये नहीं आया, और फिर आप पूछेंगे भी सही। चलिए, लेकिन पूछते हैं नहीं आप। मोर सेंसेस, इसका क्या मतलब है? वन और मोर सेंसेस। सेंसेस क्या हैं? बस हमारे पास में इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं। हम देखते हैं, सूंघते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं, सुनना, देखना, ये सारी क्या है? हमारी सेंसेस हैं। तो एक से ज्यादा सेंस को वो क्या करता है? प्रभावित करता है, अपील करता है। हम चीजों को देखते भी हैं, हम चीजों को सुनते भी हैं, हम चीजों को स्मेल भी करते हैं, हम चीजों को टेस्ट भी करते हैं। ये हमारी क्या है? सेंसेस हैं। जब पोएट हमारी इन सेंसेस को अपील करता है, हमारी ये सेंसेस काम करती हैं, उसे हम बोलते हैं इमेजरी। वैसे क्या बोलते हैं? जब हम पोएम पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक चित्र बन रहा है, करेक्ट है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? इमेजरी का। उस पोएम में पढ़ते पढ़ते हमें सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो वो हियरिंग का है, दैट इज ऑडियो। वो पोएम पढ़ते पढ़ते हमारे सामने हम चीजों को देख रहे हैं, दैट इज विजुअल। क्लियर? और हम पोएम पढ़ते पढ़ते वो हमारे को स्मेल करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो जैस्मिन है, रोज है, दैट इज ऑल फैक्ट्री, है ना। सूंघने के लिए अलग वर्ड है, सुनने के लिए अलग है, देखने के लिए अलग है। अलग अलग तरीके की इमेजरी हम यूज करते हैं, है ना। चलिए जी, तो इमेजरी लिख लें एक बार थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ इमेजरी, काइंड्स ऑफ इमेजरी, विजुअल, ऑडियो, olfactory, which brings visuals, जो क्या लेके आता है? चित्र। ऑडियो, which brings sounds, जो क्या लेके आता है? साउंड्स लेके आता है, आवाज। ऑल्फैक्टरी, which brings स्मेल, ऑर्डर, दुर्गंध,
स्मेल, खुशबू, ऑल्फैक्टरी, ऑडियो, विजुअल, हाँ जी, बढ़े आगे। तो इमेजरी, इसका भाई डेफिनेशन अच्छा था। इमेजरी लिख लिया सबने? तो इमेजरी क्या लिखा? व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड्स दैट अपील टू आवर वन और मोर सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियां हैं, जब वो 5 इंद्रियों में से क्या करता है? हाँ, उनमें से काम करवाता है। जब हमें देखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलेगा, हमें स्मेल करने को मिलता है, हमें टेस्ट करने को मिलता है पोएम के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजरी। जब देखने को मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विजुअल। सुनने को हमें मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्मेल करने को बोलते हैं तो ऑल्फैक्टरी। चलिए जी, अब ये भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम, हाँ जी, लिखें। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। इसके आगे की लाइन क्या थी? बताया कोई? माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसके आगे की लाइन थी ये, माइल्स टू गो बिफोर आई, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। भारत के एक प्रधानमंत्री थे जो अपनी टेबल पर ये लाइन लिख के रखते थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। Woods are dark, lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep. क्या मतलब होता है miles to go before I sleep? मरने से पहले बहुत काम करने हैं। हाँ जी, The woods are lovely, dark and deep. Miles to go, miles to go का मतलब है बहुत चलना है मुझे, बहुत काम करना है। Before I sleep का मतलब है मरने से, हाँ, मरने से पहले मुझे बड़ा काम करना है। Woods are lovely, dark and deep. ये पोएम थी आपकी स्टॉपिंग बाय स्नोई विंटर। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट थे जो बाय चांस पोएट बने। पोएट थे नहीं वो, मतलब टैलेंट तो था ही, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पोएट बनना है। उस तरीके के पोएट थे। चलिए, हाँ जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी मदर इनका नाम फ्रॉस्ट रखना चाहती थी और फादर रॉबर्ट रखना चाहते थे, hence he became रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए जी, तो अब इसमें कौन सा है भाई? इमेजरी तीनों काइंड हैं, एक ऑडिटरी है, एक विजुअल है, एक ऑल्फैक्टरी है। बताइए कितना अच्छा है। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अब इसमें ये 2 लाइंस तो, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बोलिए। इसमें आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है लाइंस में? क्या कोई स्मेल की बात कर रहा है? आवाज की बात कैसे करेगा? जैसे पत्तियों के सरसराहट की आवाज है। हवा जब पत्तियों को लेके जाएगी तो उसकी आवाज आएगी, आएगी ना? बिजली जब कड़केगी तो उसकी क्या आएगी? आवाज आएगी। पत्तों की सरसराहट की आवाज है, चिड़िया के चहचहाने की आवाज है, कोयल जब गाएगी तो उसकी आवाज आएगी। वो सारे कैसी इमेजरी है? दैट इज ऑडिटरी। वो क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? विजुअल का। यहां पर ऑल फैक्ट्री, कोई स्मेल नहीं है, सिर्फ बता रहा है कि वुड्स कैसे हैं। वुड्स कैसे हैं? लवली हैं। और कैसे हैं? और कैसे हैं? डार्क और डीप का मतलब क्या है? डेंस हैं, घने हैं। इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जंगलों में क्या है? अंधेरा है। क्या है?
अंधेरा क्यों है? पेड़ इतने सघन वन हैं, इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जी, तो इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी। इमेजरी हम किसे बोलते हैं? जब कवि एक या एक से ज्यादा सेंसेस को अपील करता है। चलिए जी, आगे आ जाएगा, इसके एग्जांपल भी देख लेंगे। चलिए जी, द ट्रीज रसल्ड एज द विंड विसल्ड जेंटली थ्रू द लीव्स। यस, इसलिए तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। लिखिए, रसल्ड सरसराहट की आवाज जो है, विसल्ड सीटी की आवाज जो होती है, विसल से बना है विसल्ड। कॉपी नहीं तेरे पास में है? द ट्रीज रसल्ड, द ट्रीज रसल्ड एज द विंड विसल्ड जेंटली थ्रू द लीव्स। हवा जब चल दी तो पेड़ के हिलने से, हाँ क्या कह रहा है, जो पत्तियों की आवाज थी उसे कौन सी आवाज बोला? रसल। और हवा के तेज चलने से कैसी आवाज आती है? विसल की आवाज आती है। आती है ना आवाज जब चलती है तो? हाँ, हवा के चलने की आवाज को क्या कहा है? विसल। पत्तियों के सरसराहट की आवाज को रसल। ये काइनेस्थेटिक, तीन हमारे पास में विजुअल देख लिया। काइनेस्थेटिक क्या होता है? जो आपकी एनर्जी बनती है, काइनेस्थेटिक। हाँ, लेकिन उसका यूज हम नहीं करते हैं। विजुअल ऑडिटरी में, हाँ भैया, ये विजुअल है कि ऑडिटरी है? हाँ, आवाजें, आवाजों की बात हो रही है। पत्तियों के सरसराहट की आवाज है। हवा जब चली तो उसमें सीटी की आवाज है। हाँ भाई, आ रहा है क्या समझ में? चलिए, आना तो चाहिए। हाँ, क्या लिखा? वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। क्या मतलब क्या है प्रोमिसेस टू कीप? आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो मुझे निभाने हैं, और मरने से पहले ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जवाहरलाल नेहरू अपना जो टेबल था उस पर लिख के रखा करते थे, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। चलिए जी, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये लाइन कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो लिख के रखा करते थे। इररिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कि इंडिया के कैसे, कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन माइल्स टू बिफोर आई स्लीप लिख के रखा करते हैं। चलिए जी, तो ये भाई हमें अब थोड़ा सा देखें। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, एक ही लाइन थी। जंगल कैसे हैं? लवली हैं, सुंदर हैं। और कैसे हैं? डार्क हैं। और कैसे हैं? डीप हैं। डार्क और डीप एक ही मतलब हो गया कि क्या है? सघन वन है, उनमें क्या है? डेंसिटी है, तो सूरज की रोशनी वहां पर नहीं पहुंच रही है। चलिए, यहां पर आवाजों का जिक्र हो रहा है, यही कौन बताएगा? इन्हीं आवाजों से रिलेटेड क्या होता है? ये रसल है, विसल है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसकी बात करते हैं? आवाजों, वो आगे देख लेंगे। चलिए जी, लिखें भाई, ए लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज, ये नहीं लिखेंगे, ये लिख लिया हमने। आप बताएंगे, लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स, पर्सोनिफिकेशन, ये लिख लिया हमने। चलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब द मून वॉज रेस्टिंग, लिखो भैया, ये अच्छा है। रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच? लिखिए, लिखो लिखो, देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खूब।
बताइए भैया, एग्जाम्पल बताइए किसका है? मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मून वॉज रेस्टिंग इन द मिड नाइट स्काई, क्या ऐसा था जिससे आपको पता लगा पर्सोनिफाई हो रहा है? एक वर्ड होगा, एक की वर्ड होगा जिससे क्या किया जाएगा? हाँ, रेस्टिंग, आराम फरमा रहा था मून, कहां पर? मिडनाइट स्काई में। हाँ जी, तो किसका एग्जांपल है? पर्सोनिफिकेशन का। चलिए जी, हाँ जी, बड़ा सुंदर सेंटेंस था भैया, सेंटेंस लिखें सारे। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड बोल्डली, बोल्डली का मतलब क्या होता है? ब्रेवली, साहस से, ऑन द डोर, बट फियर could not bring itself to answer is the best example of which figurative language. एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। how many words are personified or compared? एग्जाम्पल बताएंगे? हाँ भाई, चलिए जी, तो पहले तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है इसमें? है इसमें? हाँ सर, अच्छा है भाई, गुड। कहां से दो ऐसे वर्ड हैं जो पर्सोनिफाई कर रहे हैं? हाँ, दो वर्ड पर्सोनिफाई हो रहे हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी और एक, क्या मीनिंग है? अपॉर्चुनिटी ने बड़े साहस से दरवाजा खटखटाया, लेकिन साहस उसका जवाब देने, दरवाजा खोलने नहीं जा सका। कौन? डर। किसने खटखटाया दरवाजा? अफसर ने। लेकिन हमें डर था तो उस डर ने दरवाजा खोला ही नहीं। हाँ, तो यहां पर पर्सोनिफाई एक तो कौन हो रहा है? अपॉर्चुनिटी। तो कितने वर्ड्स पर्सोनिफाई हो रहे हैं? दो। एक तो कौन सा? अपॉर्चुनिटी, और एक कौन सा? फियर। अब सेंटेंस देखिए, कुड नॉट ब्रिंग इटसेल्फ टू आंसर, कुड नॉट ब्रिंग इटसेल्फ टू, इसमें एक एरर है, कोई अगर बता पाए तो मजा आ जाएगा आज। एक एरर है इस सेंटेंस में। क्या नहीं आता? आंसर के बाद में नहीं आता? पहले लिखवाया नहीं मैंने। बाद में, आंसर के बाद में, यहां प्रेपोजिशन का एरर नहीं है। हाँ, और कोई? शाबाश, एरर है इसमें। पहली क्लास में यही बात करवाई थी मैंने, फर्स्ट सिंगल क्लास, पहली क्लास में। हाँ, कोई नहीं बता रहा है, देखिए। हैं? फिर 10 मिनट लग गए इटसेल्फ को देखने में। जब पर्सोनिफाई हो रहा है तो इटसेल्फ क्यों आएगा? एम आई राइट? जब पर्सोनिफाई होता है तो इटसेल्फ आता है? आप बोलो, आता है क्या? हिमसेल्फ या हरसेल्फ आएगा? कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू आंसर, जब उसने पर्सोनिफाई कर दिया। अरे उसने क्या कर दिया? चलिए खैर,
पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, आयरनी। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड बोल्डली ऑन द डोर, बड़ा अच्छा सेंटेंस था भैया। अपॉर्चुनिटी ने बड़े साहस से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डर क्या था? डर दरवाजा क्या कह रहा है? कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू आंसर, जवाब देने के लिए दरवाजे तक नहीं आ सका। चलिए जी लिखें भाई। अब ये इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई, सबसे अच्छा। लिखिए, एक और ऑप्शन लिखिए इसमें, एल्यूजन। एक और ऑप्शन लिखिए, एनोलॉजी। इसका कोई जवाब देगा तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे आज, अभी शाम को ही खाते में ट्रांसफर। हाँ हाँ, लाइव बन सकती है, क्या हंस रहे हो? बी सी, ऐसे बोलने से नहीं होगा, मेरे को बताना पड़ेगा रीजन है। हैं? क्या बीमारी है? ट्रांसफर करूं? अभी करता हूं, रुक जा। हाँ, डॉलर में करूं, रुपए में करूं? हाँ। हाँ भाई, जवाब आया नहीं अभी तक। विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन? वो अच्छा, मेटाफर क्यों नहीं है? बड़ा शानदार सवाल था ये। हाँ भाई, एल्यूजन हो सकता है क्या? एल्यूजन में तो चीजें कैसी होती हैं? चलो क्वेश्चन, एनालॉजी हो सकता है क्या? एनालॉजी हो सकता है ये? विच फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू? एनालॉजी में टू कंपेयर होती है, टू ज्यादा होती हैं। इतनी अकल नहीं लगा सकते आपके, वहां पर टू लिखा हुआ है, क्या नहीं हो सकता? एनालॉजी भी नहीं हो सकता। इमेजरी हो सकता है? कंपैरिजन की बात हो रही है, इमेजरी नहीं, बात है सिमिली और मेटाफर की। अब इसका जवाब अगर कोई दे दे। हाँ जी। कॉमन सेंस, इतनी सी छोटी सी बात है। हाँ, कौन बताएगा? रीजन तुक्का बैठाना तो आसान है, बी सी बोले जा रहे हैं। हाँ बताइए, क्यों? रीजन, कारण, रीजन तो है नहीं। बताइए। अच्छा, यू ट्राइड, गुड। हाँ बताओ। मैंने कहा माय फादर इज लाइक ए लायन, तो उसमें तो फर्क क्या हुआ? ये तो वो यही तो कह रहा है, सवाल क्या है? हैं? यही तो पूछ रहा हूं आपसे, 10 दिन से एक बात रिपीट कर रहा हूं, तू बता रहे मेरे को। हाँ खड़ा हो, हाँ खड़े हो, बैठ जाओ। चलिए पढ़ के आया करो। 10 दिन से एक बात रिपीट कर रहा हूं कि सिमिली और मेटाफर एक है। आपको समझ में नहीं आती? वो कॉमन होता है, वो ये होता है और फलाना होता है, तुक्के मतलब।
और अपनी तरफ से भाषण बन रहा है इनका अंदर से। चलो कोई बोलता तो है क्लास में, और जो नहीं बोलते उनका क्या होगा भाई? कुछ ही नहीं, मतलब आना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किसी के सवाल से। चलिए, सिमिली और मेटाफर तो एक, कब से मैं कह रहा हूं कि सिमिली और मेटाफर एक है? हमने कहा क्या? नहीं कहा हमने। किसका फर्क है? लाइक और एस का। बाकी सिमिली और मेटाफर में कोई फर्क? 10 दिन से हम रिपीट कर रहे हैं, पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सिमिली और मेटाफर में कोई फर्क नहीं है। वही ये कह रहा है, ये जो डेफिनेशन मेटाफर की है वही डेफिनेशन किसकी है? सिमिली की है। लेकिन आपका जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि मेटाफर में सब आती हैं, इसलिए मेटाफर है, ये नहीं बता पा रहा कोई कि सिमिली भी क्या है, एक एल्यूजन क्या है, एनालॉजी क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है। अभी क्लास के बिगिनिंग में कहा था, लेकिन ये सवाल आया ही नहीं। अरे अभी कहा था कि नहीं कहा था कि बड़ा टाइटल क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे सारे टाइटल्स हैं। आई समझ में? हाँ, तो इसलिए सुबह सुबह कोई ईश्वर का नाम लिया करो तो कोई दिमाग काम करेगा। चलो भाई, हाँ लिखो भाई, लिखो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक और एज डज नॉट यूज इन विच फिगर ऑफ स्पीच? लाइक और एज कहां पर यूज नहीं होते हैं? आयरनी, मेटाफर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इंक्लूड्स, लिखो भैया। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इंक्लूड्स। बोलो भाई। हाँ, एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इंक्लूड्स, लाइक आ गया तो, एज आ गया तो, हाँ जी क्या होगा? लिखो भैया, डी लिखो। क्या ये एल्यूजन हो सकता है? फिर लिखो ई, क्या ये एनालॉजी हो सकती है? लिखो, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, 1000 बार रिपीट कर दिया है। हाँ, माई सन इज लाइक अ मून, मेरा बेटा चंद्रमा जैसे है, वो उतना ही सुंदर है जितना कि मून सुंदर है। क्या ये एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल को कॉमन लेके, और मैंने कहा क्या इन तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल एल्यूजन हो सकता है, एनालॉजी हो सकता है? बोलिए। हैं? माई सन इज, माई सन इज, माई सन इज, तो चीजें लाइक हैं कि अनलाइक हैं? अनलाइक चीजें कभी एल्यूजन। कितनी चीजों की बात हो रही है? जब 2 होंगी तो एनालॉजी। चलिए चलिए, जब तक आपके पास में एक रीजन नहीं है तब तक आपकी टेक्निक नहीं बनेगी, तब तक आपके पास में ऐसे ही बी सी डी ए और करते रहोगे। जब तक आपके पास में अनलेस एंड अनटिल यू हैव रीजन, जो टेक्निक, जो बेसिक टेक्निक है वो आपके पास में होनी चाहिए। चलो भैया लिखें, हर आइज वर डायमंड्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस? लिखेंगे नहीं एग्जांपल? ये नहीं लिखेंगे? हाँ बोलो। हर आइज वर डायमंड्स, हर आइज वर किसका एग्जांपल है? एक और लिखो, किसका एग्जांपल है? हो गया? क्लियर है? अब क्लियर है क्या? ये एल्यूजन का भी एग्जांपल हो सकता है। लेकिन मैं मेटाफर, सबको मेटाफर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारी हैं ही क्या? सब मेटाफर हैं। ये सब क्या है? सिमिली भी, एल्यूजन भी, एनालॉजी भी, पर्सोनिफिकेशन भी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेटाफर, सब क्या है? सब मेटाफर। तो एल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि अब देखो ध्यान से, सुनना भाई, सुनना भाई। 2 एग्जांपल हैं। माई सन इज मून, माई सन इज, माई सन्स, माई सन्स आईज आर लाइक मून।
हैं तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं सारे एग्जांपल। बेसिकली इसमें तो आपको ऑप्शन भी एल्यूजन का नहीं देता है वो, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे सब क्या हैं, तो आपको ब्रॉडर टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? यहां पर एक व्यक्ति को किससे कंपेयर किया जा रहा है? मून से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? यहां पर उसकी आईज को किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है किसका, लेकिन ये एग्जाम्पल और किसका है? चलिए, हाँ जी, हर आईज वर डायमंड्स किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का। चलिए लिखें भाई, विच फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग, ये नहीं लिखेंगे भाई, सॉरी, हाँ जी, जिसमें लाइक और एज का यूज होता है सिमिली है। चलिए जी, ये क्लियर है क्या? ये पढ़ दो एक बार। विच फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस कंपेयर्स टू, कभी वो डिसिमिलर का यूज कर रहा है, कभी वो किसका यूज कर रहा है? हाँ जी, कभी वो यूज कर रहा है अलाइक का मतलब एक जैसे, अनलाइक का मतलब अलग अलग, डिसिमिलर का मतलब अलग अलग। अभी वो किसका यूज कर रहा है? डिफरेंट है, डिसिमिलर है, अनलाइक है, नॉट अलाइक है, तो उसको किसका बोलेंगे? सिमिली बोलेंगे। चलिए जी, बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिमिली इंक्लूड्स, नहीं लिखेंगे ये मेरे साथ साथ। कूल एज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर होता है ककड़ी, कूल एज क्यूकम्बर। स्लेप्ट लाइक ए डॉग, डॉग है ये। स्लेप्ट लाइक ए, माई सन इज लाइक ए, दे फॉट लाइक, हाँ जी, कौन सा एग्जाम्पल है? बी एंड सी। हाँ, इसको लिख लें, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लिख लें भाई। चलिए जी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, भी हम पढ़ के आएंगे, बाकी मंडे को देखेंगे।